बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। कल जहां बात शुरू की थी, कल बात जहां खत्म की थी, आज नए सिरे से बात शुरू करेंगे, नए सिरे से बात को जोड़ेंगे। सारे लोग जानते हैं, सारे लोग भिज्ञ हैं, जो लोग यहां आते हैं वो अपने पर्टिकुलर बातचीत को अलावा भी देश की तमाम सारी चीजों से वाबस्ता है, सारी चीजों को जानते हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं, वो चाहे मीडिया से हो रिलेटेड हो, चाहे बात नेताओं से हो, चाहे देश की स्थिति से हो, तमाम सारे, चाहे रोजगार से हो, राजनीतिक विश्लेषक हो, बहुत सारे लोग तरह तरह की बात यहां पे शो करते हैं। मुझसे तो अक्सर ये कहते हैं कि बात शुरू हो सकती है आपके यहां किसी गांव की गली से, लेकिन बात पहुंच जाए अंतरिक्ष तक, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यहां पहुंच सकती है। जी लाइए, बहुत देर से बचाए हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। किसको दें, आपको दें हम? लीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी आपको देके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहां से आना हुआ आपका? सर मैं नागलोई से आई हूँ। नागलोई से, क्या काम करती हैं आप? सर मैं वैसे तो हाउसवाइफ हूँ। हाँ। मगर मैं फेसबुक पे लिखती हूँ। फेसबुक पर लिखती हैं? हाँ अरे बाप रे बाप। फेसबुक पे लिखती हूँ। किस विषय पे, आपका विषय क्या है जिस पर ज्यादा आप लिखती हैं? ज्यादा से ज्यादा देश के ऊपर, हर चीज पे, नेताओं के ऊपर भी, और जो मतलब। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अगर एक सवाल मैं आपसे पूछ लूं, कोई इजाजत है? क्योंकि आप फेसबुक आप कहीं लिखती हैं तो यहाँ पे बहुत, वैसे तो कोई झूठ नहीं बोलता, सारे लोग अच्छे ही आते हैं यहाँ पे। आप क्या करती हैं? मैं वीडियो शूटिंग करती हूँ। वीडियो, बड़े बड़े कलाकार आजकल यहाँ पे आने लगे, पहले नहीं आते थे इतने, लेकिन मुझे बहुत खुशी है। वीडियो शूटिंग करती हैं आप, क्या नाम है आपका? निशा। कितने साल हो गए आपको ये वीडियो शूट करते हुए? 4 साल। तो आप भी उसी फेसबुक और उसमें डालती हैं? कितने फॉलोअर्स हैं आपके? मैं तो दूसरे यूट्यूबर के साथ वीडियोस बनाती हूँ। अच्छा, दूसरे वीडियो यूट्यूबर्स के साथ बनाती हैं आप? क्योंकि आजकल तो आदमी की पहचान फॉलोअर्स से होती है कि कितने फॉलोअर्स हैं आपके। जी हाँ, आपका विषय क्या है? मैं फेसबुक पर मतलब हर टॉपिक पे लिखती हूँ। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि ऑफ कोर्स 24 में चुनाव जब होंगे तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा होगा देश में, और स्थितियां क्या होंगी जहां तक राजनीतिक विश्लेषण की बात करें तो? सर मैं तो कहना चाहूंगी, खास तौर पे फीमेल के ऊपर, जहां भी आप देखोगे फीमेल के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रही है। हाँ। उनके ऊपर हो रही है। मणिपुर पर भी आप देख रहे हो कितना हादसा हुआ है, मगर देश के पीएम मोदी जी अभी तक उन्होंने इसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं कहा, और बाकी बीजेपी पार्टी भी हैं और कांग्रेस की भी और नेता भी हैं, इसके ऊपर मुद्दा तो उठा रहे हैं, मगर काफी ऐसे लोग हैं जो संसद में इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि मणिपुर में जितनी लेडीज के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। बाकी और भी देशों में भी हो रहा है। जी मैंने समझ लिया, अंदाजा लगा लिया मुझे कि अभी कच्चा पक्का कितना अंदाजा है और कच्चा पक्का कितना काम आपका बन पाया है, कितना लिख रही हैं। बोझा ज्यादा है तो नीचे रख लीजिए, यहां रख लीजिए बैग, और फिर आराम से खड़ी हुई है ना जी, और पढ़ा करिए खूब। मैं आपको, हाँ नहीं अभी थोड़ा कच्चा पक्का मामला है, लेकिन बन जाएगा, अभी बहुत कच्चा है मामला। हाँ अरे बहुत कच्चा है। अरे सुनने में पता चला मेरा प्रोड्यूसर ही मुझे निकाल बाहर कर देगा। हाँ अरे बड़ा दबाव होता है हमारे ऊपर। हाँ अरे और क्या आपको? आपके ऊपर दबाव है? अरे पूछिए ना कितना दबाव है, इन मेहमानों का ही दबाव कितना है। मेरी तरफ देख रहे हैं, कह रहे हैं कि यूनिक सुने जा रहे हैं, मेरी नहीं। देखिए मैं बताऊं, ये प्रोग्राम ट्रेनिंग सेंटर भी है। ये प्रोग्राम ट्रेनिंग धीरे धीरे कई लोग बने। अब वो ऑटो नहीं चलाते हैं, अब यहीं आते हैं। अब वो ऑटो चलाना छोड़ दिया, तो हम ये कह रहे हैं घर गृहस्थी चलाते रहिएगा, लिखना जरूरी है वैसे, घर गृहस्थी जरूर चलाते रहिएगा। जो मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। ऋषभ तिवारी जी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिषेक तिवारी जी, आम आदमी पार्टी से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ज्योति कुमार सिंह आज बहुत दिनों बाद आए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर चंद्रचूड़ जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो हमारे यहाँ नियम है कि जो कोई पहली बार जब शो में शरीक होता है तो उसका ताली बजा के हम सारे लोग स्वागत करते हैं। तो
प्रोफेसर चंद्रचूड़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। और ये बात सच है कि बहुत सारे लोगों को जब सुनने का मौका मिलता है डिफरेंट लोगों को, तो अच्छा लगता है कि क्या देश में समाज में हो रहा। जी मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा, वेट करिए। अमित श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अमित जी यहीं पे किसी समय, अरे सुनिए, क्या नाम है आपका? नाम भूल गया। हाँ जी, सुनीता जी, जहां आप खड़ी हैं वहीं पे किसी जमाने में अमित जी खड़े होते थे, 4 साल वहीं खड़े रहे। आज तो ऐसा बोलते हैं कि देखिएगा भी, मिसाल देखिए। जी आगाज करता हूं डिबेट की शुरुआत। जी सर, आज जो बात आप 24 की कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जैसा विराट छवि वाला नेता आज किसी विपक्ष के पास नहीं है। समझिए कि इस नरेंद्र मोदी रूपी वेल को पॉलिटिकल लिंचिंग करने के लिए ये छोटी छोटी मछलियां, वंशवादी मछलियां, तुष्टीकरण करने वाली मछलियां, भ्रष्टाचार करने वाली मछलियां एक साथ आकार बन करके हेल्थ का जरूर होगा। अगर हम हेल्थ नहीं होगा तो हम इनमें से पूछिए, किसी को ये पता है कि एचआईवी कैसे फैलता है, जिसके लिए प्रोग्राम चलाती है सरकार? इनमें से कितनों को जानकारी? नहीं, जानकारी आपके पास। देखिए मैं आपका पहले नाम जाना है। नहीं रुकिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देनी। सुनीता जी, ये भी बहुत बड़ी चीज है कि हमें सब आता है। काबिल बनने की जरूरत नहीं, सीखने की जरूरत है। क्या परिचय है आपका? मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ हेल्थ में ही। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुन लीजिए, मुझे अभी मेरी भी सुन लीजिए। बहुत बहुत स्वागत है। और जिसके पास थोड़ा सा भी कुछ जानकारी है, ये प्लेटफॉर्म उसी के लिए बनाया गया है। एचआईवी के बारे में आप अगर कुछ बात शेयर करना चाहती हैं, स्वास्थ्य के बारे में, तो जरूर शेयर करिए। हम सारे लोग आपकी बात सुनेंगे। जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि एचआईवी मुख्य 4 तरीके से फैलता है। असुरक्षित यौन संबंध से, और अगर आप किसी से सुई साझा करते हैं किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ, या फिर अगर किसी की खून की जांच नहीं हुई है और उसको खून चढ़ाया जाए और वो एचआईवी संक्रमित खून हो, या फिर अगर माँ अगर संक्रमित है उससे अपने बच्चे को, इसकी रोकथाम के लिए ये पूरी तरह जैसे हम शुगर बीपी की दवाई लेते हैं उस तरह दवाई लेके एक प्रॉपर क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज की तरह जिया जा सकता है। इसलिए जल्द से जल्द अगर आपको लगता है आप रिस्क पे हैं तो जांच कराएं और ट्रीटमेंट लें। मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। आई एम डॉक्टर भावना राव। डॉक्टर भावना का पहले जोरदार स्वागत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें अगर कोई यूट्यूब वाले अगर कुछ बना सकते हो तो बनाइएगा, बहुत जानकारी के लिए। और इसमें एक सवाल यूं बनता है, मैं आ रहा हूं अमित, ये मत सोचिएगा वेल आपने बोल दी और यहां पे सब चुप हो जाएंगे। बिल्कुल चुप नहीं होंगे, वो तो सिर्फ जानकारी भर के लिए रुके थे। सबसे ज्यादा मैं आ रहा हूं डॉक्टर साहब, अगला सवाल यही है। अब आप जाएंगी हमारी मर्जी से, आई तो अपने मर्जी से थी, कि इसमें सबसे ज्यादा प्रतिशत कौन सा है संक्रमित होने का, जो ब्लड के द्वारा या असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा या निडल के द्वारा, किससे ज्यादा एचआईवी फैलने का खतरा होता है? सुनिएगा ध्यान से। जी अब इसमें क्या है, परसेंटेज जो ट्रांसमिशन की है, अगर आप जो सुई साझा करते हैं और जो कि लोग नशा करते हैं, सुई शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, उससे सबसे जल्दी फैलता है। लेकिन भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जो पाया गया है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वो असुरक्षित यौन संबंध है। तो प्लीज कॉन्डम्स का यूज कीजिए और अपने आप को एचआईवी से और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से और इनफैक्ट अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा के रखिए। जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है ऐसी जानकारी साझा करने के लिए। और इस पे लिखिए कुछ। मैं तो मेरा बस चले तो पूरा शो आज इसी पे हो। हमारे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भारत सरकार का, ये मुफ्त दवाइयां मिलती हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की दवाइयां, मुफ्त जांच भी होती है केंद्रों में। लगभग 5000 केंद्र हैं और 680 ट्रीटमेंट सेंटर है जहां सब कुछ मुफ्त मिलता है। तो आगे आइए और अपनी जांच कराइए, और अगर आपको लगता है कि, और जब पता चलता है कि पॉजिटिव है, तो प्लीज ट्रीटमेंट जरूर लीजिए, टाइम से लीजिए और अपना बचाव रखें, क्योंकि इस बीमारी का यही एक इलाज है कि आप प्रिवेंशन करिए। डॉक्टर भावना, आपने अपने मंत्रालय में बैठ के तो काम किया, एक्स्ट्रा काम ये किया कि इस प्रोग्राम में आई, शरीक हुई और आपने जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो वेल कहां पहुंची बताइए? सर, वेल को रोकने के लिए सिर्फ ये नहीं हो रहा है कि गठबंधन किया जा रहा है, और गठबंधन करने वाले नेहरू जी के वक्तव्य को भी भूल गए दिल्ली पर, जो आज संसद में कही गई। वेल को रोकने के लिए एक साजिश भी रची जा रही है। मैं उस साजिश पर आप लोगों का ध्यान लाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो नरसंहार हो जाएगा, वर्षों तक कहा गया। 8.5 बरस तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहते हैं, कोई कुछ नहीं होता है,
फिर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अपना दिल बड़ा करो, पसमानदा को जोड़ो, पिछड़ों को जोड़ो और महिलाओं को जोड़ो। परिणाम में 8% मुस्लिम महिलाएं वोट करती है भाजपा को। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी मुस्लिम की तरफ बढ़ते हैं, आदिवासी की तरफ बढ़ते हैं, जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, वहीं पर हिंदू मुस्लिम की कार्रवाई शुरू हो जाती है। जी देखिए, जो इनकी बेल है वो अब फेल हो चुकी है और बेल देश को भी सेल पे लगा रही है, क्योंकि हर चीज बेच रही है, बना तो कुछ रही नहीं है। दूसरा, मोदी जी अभी कह रहे थे, विराट व्यक्तित्व बता रहे थे, वेल की बात कर रहे थे, वेल। हाँ वेल, हाँ। जहां पर वो अभी मणिपुर से लेकर के अब हरियाणा तक में डबल इंजन की सरकार है, दोनों इंजन खराब हो चुके हैं और ये इंजन ऐसे हैं जो आपस में ही टकरा रहे हैं, पता ही नहीं है। और ये सरकार से देश कितने पीछे जा रहा है। महामानव की छवि तो गढ़ रहे थे, लेकिन मणिपुर पर नहीं बोल रहे, मानव तो पहले बन जाए। अब मोदी जी कह रहे हैं कि ये सारी जो पार्टियां हैं वो जाति जाति कर रही हैं। अपनी सत्ता जाति देख करके मोदी जी अब जाति जाति कर रहे हैं। आया जनाब अली, कहां से आना हुआ? इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश से। जी, और बताइए, पोहा वहा लाए हैं कि नहीं लाए? नहीं लाए, कोई बात नहीं, पोहा आ भी नहीं सकता, आते आते खराब हो जाता, आते आते खराब हो जाता। जी बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? क्या काम करते हैं? मैं केटरिंग का काम। केटरिंग का तो लेके आना चाहिए जब केटरिंग का। अरे गजब है भाई, इंदौर वाला आदमी आए और ये कहे कि खाने का काम नहीं जानता तो बनता नहीं है। पाजी कहां से आना हुआ? कहां से आना हुआ? आगे पास आइए। अरे उतनी दूर नहीं, अरे क्या बात है, उतनी दूर हम मैं तो कोई बोला डरावना चेहरा तो नहीं है बाजी मेरे पास। तो लोग गुलाब का फूल देते हैं, आप तो ऐसे भाग रहे हैं। बोलना नहीं है ना, बोलने का मन नहीं है, ये बोलेंगे? मैं आया थोड़ी देर में। जी, आम आदमी पार्टी विधेयक। प्रतीक भाई अभी वेल की बात कर रहे थे, वेल आज छिपा घूम रहा है। देश के 65% रिप्रेजेंटेशन करने वाले जनप्रतिनिधि पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, उसमें जवाब देने के लिए वेल के पास समय नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आज अमित शाह जी जब चर्चा कर रहे थे तो ये जिस तरीके से केजरीवाल फोबिया उनके चेहरे पे दिख रही थी, उनकी डर और छटपटाहट जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिख रही थी, अरविंद केजरीवाल से जो डर दिख रहा था वो देखने लायक था। वो कह रहे 2015 तक दिल्ली के अंदर सब कुछ ठीक था, 2015 के बाद अरविंद केजरीवाल जी आएगा, हमें पूरा उम्मीद है कि आने वाले 25-50 साल तक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से कोई हटाने वाला नहीं है। और एक अजीब बात है, अमित शाह को नेहरू जी याद आ गए, अंबेडकर याद आ गए, पटेल जी याद आ गए। अरे अमित शाह जी को अपने नेताओं का वक्तव्य याद होना चाहिए। 1977 से लेकर के 2015 तक भारतीय जनता पार्टी ने फुल स्टेटहुड के लिए दिल्ली का संघर्ष किया। ये लाल के आडवाणी ने 2003 के अंदर बिल लेकर के आए थे, 2008 में इन्होंने मैनिफेस्टो लेकर के आए थे, दिल्ली को पूरे राज्य मिलना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी कह रहे नाना जी दिल्ली के अंदर तो गड़बड़ हो रहा है। जी आया। हाँ जी बोलिए जी। आज पहली बार आए? हाँ जी। और ये जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय हैं, आपको मैं बता दूं, 15 से पहले मेरा बिजली का बिल आता था 550, अगर मैं कोई यूनिट खर्च नहीं किया। अब तो आधा हो गया होगा ये। जब गलती हो गई आप तो गुस्सा में क्या? 35 रुपए बिल साथ लाया हूं, इसलिए पढ़ लीजिए। इस महीने बिल 16.5 रुपए यूनिट है। और ये छाती पीटते मोदी ने महंगाई बढ़ा दी। इनसे पूछे जो इंडस्ट्रीज का 5 रुपए यूनिट बिल आता था, आज जो 16.5, तो प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट है वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जब वो बढ़ेगी मार्केट में जाएगी तो महंगी होगी कि सस्ती होगी? अरे भाई आ गया मैं आपके पास, भी आ गया जी। बीजेपी एंड देन कांग्रेस। जी प्रतीक जी, कुछ दिनों से मैं दिल्ली से बाहर था और झारखंड, क्योंकि जनता की बात हो रही है, झारखंड में जो आपका शो देखा जाता है, बड़े गांव के टपरी पे बैठ के चाय की चुस्की के साथ लोग देख रहे थे। मुझसे सवाल पूछे कि तुम उस शो में जाते हो, वहां जो जनता खड़ी रहती है उसको बुलाया जाता है क्या? तो बोला नहीं मैं मजे लिया उनका। बोला हाँ बुलाया जाता है। कहता बेवकूफ समझे हो, अपने आती है। वो जनता है,
सदियों से देखते आ रही है सत्ता को, और आपका सत्ता का म्यूजिकल चेयर भी देख रही है और समझ रही है। बचपन में हम एक म्यूजिकल चेयर खेलते थे, बीच में कुर्सी खड़ा रहता था, उसी प्रकार ये सत्ता का म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं। सब गोल गोल आपस में घूम रहे हैं। जब मौका दिखा, टेप रिकॉर्डर का धक्का देके बाहर मैं बैठूंगा, वो तुम बाहर रहो मैं बैठूंगा। तो ये जनता देख रही है कि किस रूप से आप जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की बात कह रहा हूं, बड़े मंच पे और बड़े संसद में अमित शाह जी ने सीना ठोक के कहा है कि इनकी अलायंस नीतियों से परे है, इनका अलायंस केवल सत्ता सुख के लिए है। भारतीय जनता पार्टी गरीबों का कल्याण के लिए अलायंस करती है और सीना ठोक के करती है, कोई शक नहीं है। बात ऑर्डिनेंस की हो रही थी, पेट में इतना दर्द है कि इंडिया की बात करने लगे, अलायंस की बात करने लगे। वो भारतीय जनता पार्टी जो 38 लोगों के साथ गठबंधन किया, हम लोग 26 लोग हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जिनका सरकार में और जनता के रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आपने तो यूट्यूबर चैनल के साथ भी गठबंधन किया। देखिए, यूट्यूबर चैनल मीन्स छोटे बड़ों का फर्क देखिए। अरे हम तो रिक्शा वाले के साथ भी गठबंधन करेंगे, क्योंकि अंत्योदय मूल मंत्र है, अंतिम व्यक्ति का विकास मूल मंत्र है। आपके तरह शीश महल बनवाने वाले के साथ नहीं चाहिए भैया, हमें जनता चाहिए जो देश के साथ खड़े रहे। कांग्रेस लेट डिबेट होने दो, ओपन होने दो डिबेट। जी आइए प्लीज सर। जी जी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को देख के समझ में आ रहा है कि किस तरह मोदी जी घबराए हुए हैं। आज इंडिया गठबंधन का ये स्थिति है। इंडिया आई लव माई इंडिया, वी लव आवर इंडिया। डोंट यू yes I love my country, yes we love our India। so आज स्थिति इंडिया नहीं बोल सकते, INDA पूरा बोलेंगे, INDA पूरा बोलेंगे। इंडिया में भारत हमारा ऑब्जेक्शन है, आराम से INDA बोलेंगे जी। प्रदीप जी, इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, बोलने दीजिए, हमारा देश है इंडिया। हर तरह के लोग मौजूद हैं। यस ट्रू। सो अब बात कर रहे थे गरीबी की बात कर रहे थे। आराम से आप कह रहे इंडिया नहीं बोल सकते, वो कह रहे इंडिया बोल सकते हैं। हर आदमी को हर झूठ है। आराम से जी। ये गरीबी की बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री गरीबों के लिए इनकी सिफारिश कर रहे थे, जैसा प्रधानमंत्री बोले, जैसा ये बात कर रहे थे। मैं कहता हूं 1% इस देश की जो संपत्ति 65% है, वो 1% लोगों के बारे में है, और ये गरीबी की बात करते हैं। ये गरीबी की बात करते हैं जबकि आपको ये जानना चाहिए, इनको भी जानना चाहिए कि 23% जो है 27% गरीबी आपकी बढ़ जाती है। आज के पेपर में मैंने पढ़ा, दैनिक भास्कर में, उसमें दिया था कि शहरी इलाके में युवाओं का जो बेरोजगारी का 7.86 से बढ़कर 8.06 हो गया। किस गरीबी की बात करते हैं? जब उस गरीबी की बात करते हैं जहां पर लोगों की नौकरी बेतहाशा घटती जा रही है। ये उस गरीबी की बात कर रहे हैं जहां पर लोगों को पढ़ने का पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है और हॉस्पिटल जाने का पैसा नहीं है। आप उस गरीबी की बात करते हैं जब प्रधानमंत्री को 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देना पड़ता है। आप किस गरीबी की बात करते हैं? आपने तो इस देश को इतना गरीब बना दिया है कि 80% जनता को आपने आश्रित कर दिया है। तो मेरा कहना क्या है कि यह जो संविधान है, जो इंडिया है, जो हमारा गठबंधन है, वो संविधान पर आधारित। तो मेरा कहना यह है कि जो मेरा INDIA है, इसको एक बार सत्ता में है, जोर से बोलो, नहीं भगाऊंगा यहां से। INDIA को और सत्ता में अगर आ जाए तो सबको ठीक हो जाएगा। नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे, मोदी सरकार आएंगे। मोदी सरकार आएंगे, मोदी सरकार 10 साल में काम किए हैं, काम बढ़िया किए हैं। मोदी सरकार आएंगे, सब लुटेरा है, 26 पार्टी लुटेरा बना है अपने घर भरने का। अरे रुको, तो विपक्ष को तो नहीं सर, विपक्ष नहीं, आपको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। विपक्ष को तो यह कहने का पूरा हक है कि INDIA को जो है सत्ता में ले आइए, सारी चीजें हल हो जाएंगी। और अभी गरीबी हुई है, अभी इतने 1% लोगों के पास सबसे ज्यादा पैसा है। मैं जानना चाहूंगा 47 के बाद, रुकिए, बोलने की आदत ना डालिए, अपनी लिखने की आदत डालिए। 47 से अब तक कितने लोगों के पास कितनी फीसदी राशि रही है, कौन कितना अमीर रहा है, इसकी एनालिसिस। और अभी कुछ दिन पहले तो आंकड़े कुछ और कह रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े कुछ और कह रहे थे कि गरीबी कब कहां कितनी रही और कितनी कम हुई, कितनी बढ़ी। ऑफ कोर्स
अब मैं रिप्लाई के लिए आपको जवाब दूंगा, 1 सेकंड, इनके बाद देना आपका। प्रतीक जी, इन्होंने अलायंस इंडिया सब कुछ कह दिया, बेरोजगारी कह दी, तो बता दूं, अगर आपके अनुसार बेरोजगारी रेट बढ़ रहा है तो सबसे बड़ा उसमें योगदान घी डालने का काम राजस्थान सरकार कर रही है, जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। दूसरी बात, ये कैसे हो सकता है? नहीं दूंगा, आंकड़े इसलिए दूंगा क्योंकि जब ये डबल इंजन पर सरकार पे सवाल खड़ा करते हैं तो जरा अपना इंजन भी देख लीजिए कि कैसे घसीटा आया। देखिए, अभी आंकड़ा दे रहे राजस्थान के कारण पूरे देश में बेरोजगारी हो गई। 2 करोड़ नौकरी देने वाले 9.5 साल बाद बता रहे 7,22,000 नौकरी दे पाए। अब इन्होंने डाकिया का काम भी कर लिया है कि चतुर्थ श्रेणी का भी अगर कोई लेटर देना है तो एक प्रोग्राम बनता, इवेंट बनता, प्रधानमंत्री जी उसको पकड़ा। अब तो नौकरियां जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर ज्यादा हैं और वही हैं। यस, ऐसा थोड़ी ना आंखें बंद करके आता हूं, कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उसमें सबको। हाँ, पैसा बोलता है हर जगह। क्या बोलता है? पैसा बोलता है हर जगह। पैसा? हाँ। कहाँ, मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं? महाराष्ट्र से हूं मैं। हाँ, बॉर्डर होगा कहीं आसपास का। अगर ये पैसा होता तो कहाँ की होती, पैसा है तो कहाँ की है जी? महाराष्ट्र। जी, मैं आ गया जी, बोलिए। उम्मीद करती हूँ आज अकेली महिला पैनलिस्ट हूँ, आप सब सूरत सम्मान देंगे और मेरी बात मुझे पूरी रखने देंगे। सबसे पहली बात, नहीं आपका सम्मान बताती हूँ मैं। सबसे पहली बात, वेल जो है ना विश्व शिखर पे सबसे ऊपर है। 5वें नंबर पे हमारी इकोनॉमी आ चुकी है, 4थे नंबर पे भारत की मिलिट्री आ चुकी है। मैंने कहा ना आप सम्मान देना नहीं जानते, आपने पहले 10 सेकंड में अपना प्रूफ दे दिया। और आज एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाह रही हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट है, न्यूज को छोड़िएगा मत, क्योंकि ये सिर्फ आपके चैनल में आ रही है। जी, बिहार में जब बैठे हुए थे लालू जी, राहुल जी, केजरीवाल जी, जब मीटिंग चल रही थी तो मीटिंग के जो बीच में चर्चा हुई थी वो किसी को नहीं पता, वो मेरे को पता है। बता रही हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, सुन लीजिए, ब्रेकिंग न्यूज तो सुन लीजिए। राहुल जी बोले विपक्ष को पूरा हक है देश में पूर्ण बहुमत से आने का। तो उधर से ममता जी बोली उसके लिए तो देश की हमको सपोर्ट चाहिए, देश का सपोर्ट चाहिए। तो तीसरा वहां से शरद पवार जी बोले देश के सपोर्ट के लिए तो जो पार्टी है इस समय उसके अगेंस्ट हमको जनता को करना पड़ेगा। वहीं से केजरीवाल जी की आवाज आई, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पूरे देश में आपको लड़ाइयां कलेश करानी पड़ेंगी, दंगे कराने पड़ेंगे, हिंदू मुसलमान कराने पड़ेंगे, सिया सुन्नी कराने पड़ेंगे, आपको हिंदू और सिख लड़ाने पड़ेंगे, तभी वहां से नहीं दुनिया। आप ये जो केजरीवाल जी जब ये सत्ता में आए नहीं थे तो इन्हें बोलते थे कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मेरे को घर नहीं चाहिए, मेरे को कोई तंत्र नहीं चाहिए। और उसके ऊपर शराब नीति, शेष महल तब बनाया गया जब दूसरी वेव में दिल्ली में हाहाकार मचा। देखिए, मैं खबरों की दुनिया का आदमी हूं और खबरों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने का काम पत्रकार का। तुम्हारे कान ठीक है, बैलेंस है, और बैलेंस करना मेरा काम है। ये इनका वक्तव्य था, वहां पे खबरों में कहा गया, क्या नहीं कहा गया ये तो हमें भी नहीं पता, लेकिन अगर इन्हें पता है तो ये इनकी जिम्मेदारी है, इनकी है। लेकिन ऑफ कोर्स क्लैरिफिकेशन मैं इनसे लूंगा। नहीं, ब्रेकिंग ये था कि जब बीजेपी की उसमें मीटिंग हो रही थी, मोदी जी बोले कि कुछ भी हो जाए अरविंद केजरीवाल पे हम नहीं जीत सकते, अरविंद केजरीवाल फोबिया है, अरविंद केजरीवाल फोबिया बिल लाना पड़ेगा और बिल ला करके दिल्ली के चुनी हुई सरकार को उनका अधिकार छीनना पड़ेगा। तो ये फोबिया बिल है और यही मुझसे लोग पूछते हैं कि माइक कैसे हट जाता है आपका। जी मैं आ गया जी। दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी, दिल्ली खाली राज्य नहीं है, इस देश की राजधानी है। अगर ये दिल्ली केजरीवाल को दे देते तो लुटियन जोन भी पानी में डूबा हुआ होता। दिल्ली अगर केजरीवाल वक्त छोड़ से ब्रेक के बाद मातरम वंदे और वहीं नूह में हालात पर काबू पाने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। और हिंसा के 2 दिन बाद जो तस्वीर नूह से सामने आई उसमें वहां के अलग अलग इलाकों में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात दिखी, तो वहीं सभी दुकानें बंद नजर आई। इसके साथ ही सड़क पर सन्नाटा पसरा दिखा। हालांकि कुछ लोग सड़क पर नजर आए, लेकिन पुलिस की पैनी नजर उन पर बनी रही।
वहीं नूह, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत और महेंद्रगढ़ में धारा 144 लगा दी गई। इसके साथ ही नूह और गुरुग्राम के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई। वहीं ताज़ा हालात को देखते हुए नूह में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई। नूह में बवाल करने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। वहां संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान नूह का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनमें कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई, जिसके तहत 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन पर नूह में शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी करने का आरोप लगा। जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक नूह में हुए बवाल में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब तक इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस छापेमारी कर नूह का माहौल खराब करने वालों की गिरफ्तारी में जुट गई और वहां हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस की 14 कंपनी नूह में तैनात की गई। पुलिस की 3 कंपनी पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में तैनात की गई। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई, जिसमें ज्ञानवापी परिसर को सील करने की मांग की गई। ज्ञानवापी मस्जिद में ASI के सर्वे के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। और इसी बीच ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर दी गई। ये याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ नाम की संस्था की ओर से दाखिल की गई, जिसमें मांग की गई कि ज्ञानवापी परिसर को सील किया जाए ताकि वहां कोई नुकसान न हो। कि तत्काल प्रभाव से मुस्लिमों का प्रवेश ज्ञानवापी परिसर में वर्जित हो। अदालत ने हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिका स्वीकार कर ली, जिस पर 4 अगस्त को सुनवाई होगी। सूत्रों ने दावा किया कि 2024 में 16 से 24 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। खबर है कि प्रधानमंत्री का समय इन्हीं तारीखों के लिए मांगा गया और अगले साल 16 से 24 जनवरी के बीच अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। यही नहीं, खबर है कि राम जन्मभूमि न्यास का मानना है कि इसके लिए केवल एक कार्यक्रम होना चाहिए, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होगा और कोई मंच नहीं बनेगा। यही नहीं, सूत्रों ने बताया कि कोई जनसभा भी नहीं होगी और केवल यूपी के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया जाएगा। खबर है कि कार्यक्रम में करीब 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी और पूरे देश में इसका प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री के सरनेम मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया, जिसमें उन्होंने 2 टूक बोल दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे और पीएम के सरनेम के मुद्दे पर राहुल गांधी को सजा मिली थी, जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता चली गई। हालांकि वो जमानत पर बाहर है और उन्होंने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर 4 अगस्त को सुनवाई होनी है। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री के सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत करने वाले पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया और मांग की कि राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी जाए, जिसके बाद राहुल गांधी ने 4 अगस्त को होने वाली सुनवाई से 2 दिन पहले अदालत में अपना जवाब दिया और ये साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री के सरनेम मामले में वो माफी नहीं मांगेंगे। यही नहीं, राहुल गांधी ने मामले से जुड़े याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी के खुद को अहंकारी कहने पर उनकी निंदा की और अपने हलफनामे में कहा कि उन्हें अहंकारी इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने इस मामले में माफी मांगने से इनकार किया और मामला कोर्ट पर छोड़ दिया। इससे पहले पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की अपील खारिज करने की मांग की थी। उधर नूह हिंसा मामले की जांच तेज हो गई है। हिंसा भड़काने वालों की पहचान हो रही है। सोशल मीडिया पर भी जिसने अफवाह फैलाई या लोगों को भड़काया, उसकी खैर नहीं होगी, क्योंकि नूह में हुई हिंसा में सोशल मीडिया ने अहम भूमिका निभाई थी। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। समिति 21 जुलाई से 31 जुलाई तक हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट की जांच करेगी। इस दौरान अगर किसी ने कुछ भी भड़काऊ पोस्ट किया है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। कहीं पर भी किसी ने कोई उत्तेजनात्मक पोस्ट डाली होगी तो कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नूह और आसपास के जिलों में फिलहाल शांति है, लेकिन तनाव को देखते हुए नूह समेत कई जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। गुरुग्राम के सेक्टर 70 से चौंकाने वाली एक और खबर भी सामने आई, जिसमें वहां की एक दुकान की छत में पेट्रोल बम मिला। पुलिस के मुताबिक इन्हीं पेट्रोल बम के जरिए वहां की दुकानों में आगजनी की गई थी, जिसमें कई दुकानें जलकर राख हो गईं। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक दुकान की छत पर पेट्रोल बम पड़ा दिखा, जो पुलिस के मुताबिक जिंदा बम था, जो खुद तो जल गया लेकिन उस दुकान को जला नहीं पाया। लेकिन पुलिस का दावा है कि ऐसे ही कई पेट्रोल बम के इस्तेमाल से उपद्रवियों ने गुरुग्राम के सेक्टर 70 में आग का तांडव मचाया और कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद अगली सुबह वहां राख और जले सामान का ढेर दिखा। इस झुग्गी के ऊपर आप एक पेट्रोल बम देख पाएंगे और ये जिंदा पेट्रोल बम है। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बन गया और वहाँ की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया, क्योंकि नूह से शुरू हुई हिंसा की आग की जद में गुरुग्राम भी आ गया। नूह में 2 दिन पहले निकली शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी की घटना को हरियाणा सरकार ने साजिश करार दिया। हरियाणा के गृह मंत्री के मुताबिक ये हिंसा अचानक नहीं भड़की।
बल्कि पहले से ही इसकी तैयारी की गई। हरियाणा सरकार ने नूंह में हुई हिंसा के पीछे किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। जिस तरफ गोलियां चलाई गई, ये अकस्मात हुआ नजर नहीं आता। नूंह में भड़की हिंसा के जो वीडियो सामने आए उसमें लोग सड़क पर उतरकर पथराव करते दिखे, तो वहीं गाड़ियों में तोड़फोड़ करते नजर आए। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दावा किया कि बवाल के वक्त हथियार लहराए गए और गोलियां चलाई गईं। इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने इस हिंसा को साजिश करार दिया। उधर नूंह हिंसा के बाद आसपास के इलाकों में हिंसा भड़की थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह से काबू में। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हालांकि हरियाणा सरकार ने केंद्र से एक हफ्ते के लिए 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कंपनीज मांगी हैं। इन अर्धसैनिक बलों को नूंह के साथ लगे जिलों में तैनात किया जाएगा। पलवल, फरीदाबाद में 2 और सीएपीएफ की 1 कंपनी गुरुग्राम में तैनात होगी। 20 कंपनी पैरामिलिट्री की केंद्र की तरफ से आई थी, उनमें से 14 कंपनी नूंह में हमने रखा है। नूंह में सुरक्षा कड़ी है। 6 आईपीएस अधिकारियों की टीम को नूंह जिले में पहले ही तैनात किया गया है। जहां जहां संवेदनशील इलाके हैं वहां पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस पैनी नजर बनाए हुए है। हरियाणा पुलिस ने दावा किया कि नूंह हिंसा मामले में मोनू मानेसर की भूमिका की जांच शुरू हो गई और आरोप लगा कि मोनू मानेसर के एक वीडियो के बाद ही नूंह में हालात तनावपूर्ण बन गए, जिसके बाद वहां बवाल हुआ। और अब पुलिस नूंह में हुए हिंसा और बवाल में मोनू मानेसर की भूमिका की जांच में जुट गई। मोनू मानेसर की तलाश जारी है, जल्द से जल्द उसको भी पकड़ के अरेस्ट करा जाएगा। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री ने मोनू मानेसर के उस वीडियो के सामने आने के बाद शुरू हुए विवाद पर अपनी बात रखी। वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है। क्योंकि आरोप लगा कि शोभा यात्रा में मोनू मानेसर की मौजूदगी की खबर के बाद नूंह में हालात बिगड़ गए और फिर वहाँ बवाल हो गया। नूंह में हिंसा के बाद के पीछे साजिश का शक जताया जा रहा है। नूंह में जो एफआईआर हुई है उसमें भी साजिश का शक और ज्यादा गहराता है। CNN न्यूज 18 के हवाले से खबर है कि एफआईआर में सुनियोजित षड्यंत्र की बात कही गई है। नूंह में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर में कहा गया है कि हमला करने वाली भीड़ में शामिल लोगों ने हमला करने से पहले नारे लगाए थे। एफआईआर के मुताबिक तावड़ू गांव की तरफ से करीब 600 से 700 उग्र। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। दिल्ली सर्विस बिल पर लोकसभा में बहस। बिल का विरोध करने पर कांग्रेस पर गृह मंत्री अमित शाह का हमला। आम आदमी पार्टी पर भी साधा निशाना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी में सर्वे को दी मंजूरी। फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। हिंदू पक्ष ने किसी आदेश से पहले की अपनी पक्ष सुनने की अपील। हरियाणा में हिंसा के मामले में 5 जिलों में 93 केस दर्ज। अब तक 176 आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर भी कार्रवाई। लोगों की भीड़ ने नारेबाजी की। भीड़ चौक पर आई और पथराव कर दिया। एफआईआर में पुलिस ने हिंसा को सुनियोजित साजिश करार दिया। वहीं राज्य सरकार को भी हिंसा में साजिश नजर आ रही है। किसी न किसी ने तो इंजीनियरिंग की है, जो इतने बड़े स्तर पर वहां पर हिंसा हुई, इतने बड़े स्तर पर गोलियां चलाई गई, छतों पर पत्थर रखे गए। वहीं एक और एफआईआर में साइबर सेल पुलिस स्टेशन पर हमले की पूरी कहानी बताई गई। नूंह हिंसा में अलग अलग थानों में 41 एफआईआर दर्ज हैं। 116 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हिंसा में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 60 लोग घायल हो गए। नूंह हिंसा मामले में शोभा यात्रा निकालने वाले आयोजकों पर सवाल उठ गए। हरियाणा के डिप्टी सीएम के मुताबिक शोभा यात्रा निकालने वाले आयोजकों ने प्रशासन को पूरी जानकारी नहीं दी, जिसकी वजह से नूंह में बवाल हो गया और फिर पथराव और आगजनी की घटना हुई। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शोभा यात्रा निकालने वाले आयोजकों पर सवाल उठा दिए। आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। वही दुष्यंत चौटाला के बयान के बाद कांग्रेस हरियाणा सरकार पर हमलावर नजर आई। प्रशासनिक विफलता की बात केवल हम ही नहीं, चाहे उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी ने भी कही है। ये सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि इससे पहले नूंह हिंसा मामले को हरियाणा सरकार ने साजिश करार दिया। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा के दौरान हैरान करने वाला एक वाकया पेश आया, जिसका वीडियो भी सामने आया और आरोप है कि वहां भड़की हिंसा के दौरान कुछ लोग जबरदस्ती एक शोरूम में घुसे और वहां से करीब 250 मोटरसाइकिलें उठा कर ले गए। और उपद्रवी यही नहीं रुके, उन पर आरोप है कि उन्होंने गोदाम का ताला तोड़ा और वहां से मोटरसाइकिलें लूटी, जिनमें कुछ मोटरसाइकिल को उन्होंने आग के हवाले कर दिया, तो कुछ मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ कर उन्हें कबाड़ में बदल दिया और कुछ मोटरसाइकिल तो सड़क पर और पानी में यहाँ वहाँ फेंक कर वो फरार हो गए। गोडाउन का ये लॉक तोड़ा है और फिर बाइक यहाँ से उठानी शुरू कर दी है।
उस शोरूम के मालिक का आरोप है कि उपद्रवियों ने वहां से करीब 250 मोटरसाइकिलें लूटी और उन्हें नुकसान पहुंचाया। बलवाई थे, उन्होंने जगह जगह तांडव मचाया। हालांकि नूंह में भड़की हिंसा के बाद राज्य के कई जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा से है। हिंसा के बाद हरियाणा में हालात सामान्य हैं। हालांकि नूंह में इंटरनेट पर पाबंदी जारी रहेगी। 5 अगस्त तक 6 जगहों पर इंटरनेट पर रोक लगी रहेगी। नूंह में धारा 144 लागू है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। हरियाणा सरकार ने केंद्रीय बलों की 5 सीएपीएफ कंपनियां मांगी हैं। तो नूंह में तनाव बरकरार है। हालांकि हालात तेजी से सुधर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा सरकार भी एक्शन मोड में है। हरियाणा सरकार ने 5 अगस्त तक नूंह, फरीदाबाद, पलवल जिलों के साथ साथ गुरुग्राम जिले के सोहना, पटौदी और मानेसर में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगा दी है। नूंह में कानून व्यवस्था और पुख्ता करने के लिए हरियाणा सरकार और जरूरी कदम उठा रही है। कार्रवाई हो रही है ना। 30 कंपनियां हरियाणा की हमने नूंह में डाल रखी है। 20 कंपनियां केंद्र से हमें मिली, वो हमने डाल रखी है। वह इंडियन रिजर्व बटालियन का हेडक्वार्टर भौंडसी से नूंह में शिफ्ट किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में हिंसा के मद्देनजर केंद्रीय बलों की 5 सीएपीएफ कंपनीज की मांग की। वहीं फरीदाबाद में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रिजर्व ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए हैं। इधर नूंह में हुई हिंसा के बाद हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लगा दी गई और वहीं नूंह में हालात पर काबू पाने के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। और हिंसा के 2 दिन बाद जो तस्वीर नूंह से सामने आई, उसमें वहां के अलग अलग इलाकों में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात दिखी। तो वहीं सभी दुकानें बंद नजर आई। इसके साथ ही सड़क पर सन्नाटा पसरा दिखा। हालांकि कुछ लोग सड़क पर नजर आए, लेकिन पुलिस की पैनी नजर उन पर बनी रही। वहीं नूंह, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत और महेंद्रगढ़ में धारा 144 लगा दी गई। इसके साथ ही नूंह और गुरुग्राम के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा बाधित कर दी गई। वहीं ताजा हालात को देखते हुए नूंह में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई। नूंह में बवाल करने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। वहां संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान नूंह का माहौल खराब करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनमें कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई, जिसके तहत 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन पर नूंह में शोभा यात्रा के दौरान पथराव और आगजनी करने का आरोप लगा। जो षड्यंत्रकारी इस प्रकार से थे, जो दोषी लोग थे, उनको पकड़ा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक नूंह में हुए बवाल में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब तक इस मामले में 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही पुलिस छापेमारी कर नूंह का माहौल खराब करने वालों की गिरफ्तारी में जुट गई और वहां हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस की 14 कंपनी नूंह में तैनात की गई। पुलिस की 3 कंपनी पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में तैनात की गई। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई, जिसमें ज्ञानवापी परिसर को सील करने की मांग की गई। ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई के सर्वे के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। और इसी बीच ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर दी गई। ये याचिका विश्व वैदिक सनातन संघ नाम की संस्था की ओर से दाखिल की गई, जिसमें मांग की गई कि ज्ञानवापी परिसर को सील किया जाए ताकि वहां कोई नुकसान न हो। कि तत्काल प्रभाव से मुस्लिमों का प्रवेश ज्ञानवापी परिसर में वर्जित हो। अदालत ने हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिका स्वीकार कर ली, जिस पर 4 अगस्त को सुनवाई होगी। सूत्रों ने दावा किया कि 2024 में 16 से 24 जनवरी के बीच उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। खबर है कि प्रधानमंत्री का समय इन्हीं तारीखों के लिए मांगा गया और अगले साल 16 से 24 जनवरी के बीच अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। यही नहीं, खबर है कि राम जन्मभूमि न्यास का मानना है कि इसके लिए केवल एक कार्यक्रम होना चाहिए, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होगा और कोई मंच नहीं बनेगा। यही नहीं, सूत्रों ने बताया कि कोई जनसभा भी नहीं होगी और केवल यूपी के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया जाएगा। खबर है कि कार्यक्रम में करीब 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी और पूरे देश में इसका प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री के सरनेम मामले में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया, जिसमें उन्होंने 2 टूक बोल दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे और पीएम के सरनेम के मुद्दे पर राहुल गांधी को सजा मिली थी, जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता चली गई। हालांकि वो जमानत पर बाहर है और उन्होंने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर 4 अगस्त को सुनवाई होनी है। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री के सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत करने वाले पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया और मांग की कि राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी जाए, जिसके बाद राहुल गांधी ने 4 अगस्त को होने वाली सुनवाई से 2 दिन पहले अदालत में अपना जवाब दिया और ये साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री के सरनेम मामले में वो माफी नहीं मांगेंगे।
यही नहीं, राहुल गांधी ने मामले से जुड़े याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी के खुद को अहंकारी कहने पर उनकी निंदा की और अपने हलफनामे में कहा कि उन्हें अहंकारी इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने इस मामले में माफी मांगने से इनकार किया और मामला कोर्ट पर छोड़ दिया। इससे पहले पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी की अपील खारिज करने की मांग की थी। उधर नूह हिंसा मामले की जांच तेज हो गई है। हिंसा भड़काने वालों की पहचान हो रही है। सोशल मीडिया पर भी जिसने अफवाह फैलाई या लोगों को भड़काया उसकी खैर मन का आपा हो सबके साथ गाएंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो और इनको शीतल करें और इनको शीतल करें आप शीतल हो कबीरा आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर कबीरा फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर कबीरा ना काहू से बैर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप वो क्यों नहीं गाते कबीर में, बुरा जो देखन में गया बुरा जो देखन में गया बुरा न मिलिया कोई और जो तन ढूंढो आपनो जो तन ढूंढो आपनो मुझसा बुरा न कोई। ये जरूर गाइएगा, बुरा जो देखन में गया। गृह मंत्रालय बहुत बहुत शुक्रिया। जो तन ढूंढो आपनो, मुझे इस पे लिखिएगा, बुरा जो ढूंढन में गया, जरूर याद से लिखिएगा। इस पे बात तो तभी सुनेंगे जब सपने लिखने के आने लगे आपको। अभी नहीं आ रहे सपने, अभी नहीं, अभी अधूरा है मामला। जब पक जाएगा फल, जिस दिन पक गया उस दिन टपक जाएगा और जिस दिन टपका उस दिन बोलना बंद कर देंगे आप, क्योंकि अभी हम भी नहीं पके तो बोल रहे हैं। किसी ने कहा कि आप हैं किधर, मैं आया आम आदमी पार्टी और आपके पास आया। किसी ने पूछा आप हैं किधर, कांग्रेस की तरफ दिखते हैं, थोड़ा बीजेपी की तरफ दिखते हैं, लेफ्ट वाले आप ज्यादा दिखते हैं, आप हैं किधर ये तो पता चले प्रतीक भाई, किस तरफ हैं? बीजेपी की तरफ हैं कि कांग्रेस की तरफ हैं कि लेफ्ट की तरफ हैं किधर, ये जरूरी है पता करना। हाँ जी, इंडिया वालों की तरफ से हूँ। इंडिया मतलब हाँ जी, आप अपनी तरफ हैं, अपने आप को फिट रखते हैं सबसे ज्यादा, ये तो सबसे अच्छी बात है। वे भी कभी किसी दिन राज खोलेंगे कि कैसे क्या हो सकता। मैं बहुत फिट नहीं हूं लेकिन हाँ जी जनाब आली। प्रतीक जी हैं पब्लिक के साथ। और दूसरी बात, चुनाव आप 24 की बात कर रहे थे, 24 में जितना भी विपक्ष है, अभी वो मेरे एक दोस्त बात कर रहे थे कि मोदी जी बेल हैं, वो कुछ भी हो, 24 में चुनाव तगड़ा करके लड़िए। मजा जब भी डेमोक्रेसी का है, चाहे कोई बेल हो, छेल हो, कोई हो। क्योंकि 84 में आपने देखा होगा बीजेपी 2 पे रह गई थी, लेकिन लड़के कहां पहुंच गई। ये खूबसूरती का है कि हमारी डेमोक्रेसी की। और पब्लिक के लिए मैं कहना चाहूंगा, आप सिर्फ इन्वॉल्व हुई चुनाव के टाइम में, और हमें जो है 12 महीने काम करना चाहिए। इनने सस्ता कर दिया, उनने महंगा कर दिया, ये इन लोगों का काम है नेताओं के। हमारा काम है